आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी क्षितिज के चैप्टर नंबर 8 नागार्जुन को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 यानी पार्ट 8 नागार्जुन को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करें आवश्यक रूप से, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम हल कर सकें, या आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके बताएं। जहाँ तक हद तक हो सकेगा हम उसको हल कर आपको देंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 नागार्जुन, ठीक है ना। सबसे पहले जन्म देखते हैं इनका 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई 1998 ईस्वी में, ठीक। अब हम जीवन परिचय की ओर चलते हैं। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। हिंदी और मैथिली, ठीक है ना, ये दो भाषाएं होती हैं। उसके अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मतलब उनका जो संपूर्ण कृतित्व यानी कृतियाँ जो उनकी रचनाएं हैं वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित होती है, ठीक है ना। उनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ये जो पुरस्कार हैं वे साहित्य के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं ना, सर्वोच्च जो उत्कृष्ट वो होते हैं पुरस्कार, उनसे पुरस्कृत हैं ये, ठीक है। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं का व्यापक लोकप्रियता मिलती है। आंदोलनकर्ता यानी जब आंदोलनों को सहारा देने के लिए जो कविताएं लिखी जाती हैं वो आंदोलन धर्मी कविता कहलाती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं देखते हैं। कृतियां यानी युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं अपने मूल पाठ के ऊपर कि जो अपनी इस पाठ में है क्या, ठीक। इसका मूल भाव पकड़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत कविता कल और आज, गर्मी की और तपन के बाद वर्षा ऋतु के मन भावन वातावरण को व्यक्त करती है। क्या है कि प्रस्तुत जो कविता है ना, कल और आज, गर्मी की और तपन के बाद वर्षा ऋतु के मन भावन वातावरण को व्यक्त करती है। गर्मी के कारण हताश व उदास किसान, धूल में स्नान करते पक्षियों के समूह, सूखे खेत, बदरंग आसमान, समाज से अलग केवल समापन का भाव व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी बालिका नृत्य करती प्रतीत होती है। प्रकृति के सुंदर व मन भावन उपमान यहाँ व्यक्त होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत ही सजीव अंकन इस कविता की विशेषता कही जा सकती है। दूसरी कविता उषा की लाली प्रकृति के प्रति सहज प्रेम का भाव व्यक्त करती है। प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त करती है, ठीक है। उदय होता सूर्य शिशु का स्वरूप है। उदय होता सूर्य जो है वो शिशु का स्वरूप है जो मन को गहराई तक छू जाता है। सूर्य की किरणें केसर जैसी आभा से युक्त होकर प्रकृति का सुंदर दृश्य प्रकट करती है, जिसे छोड़कर कहीं दूर जाने की इच्छा ही नहीं होती। यहाँ प्रकृति का सुंदर अंकन कवि के द्वारा किया गया है। स्टार्ट करते हैं कल और आज। पद्यांश 1। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहार, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी दनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती के कोख में दुबके पेड़ थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान।
मतलब यहाँ कवि क्या कह रहा है कि कवि ने यहाँ ग्रीष्म काल की भीषणता का वर्णन किया है। ग्रीष्म काल यानी गर्मी, गर्मी का जो समय होता है ना, उसकी भीषणता यानी तोड़ फोड़ का वर्णन किया है और प्रकृति में गर्मी का प्रभाव व्यक्त किया है कि गर्मी का प्रभाव कैसे पड़ रहा है प्रकृति पर। तो इसकी व्याख्या पर चलते हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि अभी कल तक प्रकृति का स्वरूप ऐसा था कि जलते और तपते हुए किसानों की पत्नियां तुम्हें गालियां देती थी। सभी किसान हताश और निराश थे, उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई देता था। गौरैया के झुंड धूल में नहाते थे। कल तक अर्थात गर्मी के कारण सभी जगह पानी सूख गया था, इसलिए गौरैया कहीं ठंडी रेत देखकर ही उससे ठंडक पाने का प्रयास करती दिखाई देती थी। धन धान्य से पूर्ण रहने वाले खेतों की माटी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी, अर्थात तेज धूप ने भूमि से नमी को सोख लिया था, जिससे भूमि पत्थर जैसी कठोर हो गई थी, उसमें दरार पड़ गई थी। गर्मी से बचने के लिए मेंढक भूमि की गहराई सतह में छिप गए थे और सारा आसमान उदास और बदरंग सा दिखाई दे रहा था। बदरंग यानी कोई भी रंग ना होना, ठीक। अर्थात गर्मी के प्रभाव ने प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य छीन लिया था और सभी जगह तपन, जलन और उदासी दिखाई दे रही थी। अभी कल तक, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमक रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या है, कवि ने यहाँ ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के बाद वर्षा के आगमन का वर्णन किया है। अब ग्रीष्म ऋतु खत्म हो चुकी है, वर्षा का आगमन हो गया, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है कि वर्षा से प्रकृति में कैसा परिवर्तन होता है। इसमें यह बताया जाएगा कि वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है ना, तो उस समय जो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, उनका अंकन किया गया है यहाँ पर। तो व्याख्या पर चलते हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि ग्रीष्म काल के बीत जाने पर आज आसमान में चारों ओर ऊंचे ऊंचे तंबू तन गए हैं, अर्थात गहरे काले बादलों ने आसमान को ढक लिया है। आज वर्षा रानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में अपनी पायल चमका रही हैं, अर्थात रिमझिम रिमझिम वर्षा होने लगी है। चारों ओर से छाए हुए बादलों से होने वाली बूंदाबांदी के कारण आज झिंगुरों को भी सुख का एहसास हुआ है, और वे भी अपनी मधुर आवाज़ शहनाई की तरह लगातार सुना रहे हैं। अतः वर्षा के प्रारंभ होते ही आज प्रकृति का वातावरण बदल गया है तथा चारों ओर सुख व प्रसन्नता व्याप्त हो गई है। अब पद्यांश 3 की ओर चलते हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दुब की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। यानी कि कवि ने यहाँ वर्षा के कारण प्रकृति में हुए परिवर्तन को आज के रूप में देखा है, जिसे पाकर समस्त दुख दूर हो गए हैं। इसकी व्याख्या पे चलते हैं। कवि नागार्जुन ने देखा कि कल जो भीषण ग्रीष्म का प्रभाव था, आज वह समाप्त हो गया है, और बादलों को देखकर मोर जोर जोर से कूकने लगे हैं, नाचने व थिरकने लगे हैं, अर्थात वर्षा के कारण पक्षियों में भी आनंद का भाव भर गया है। और कल तक जो घास सूखने लगी थी, आज उनमें फिर से जीवन का संचार हो गया है, वह घास हरी भरी दिखने लगी है। प्रकृति में होते इस परिवर्तन को देखकर लगता है जैसे आज ग्रीष्म ऋतु चुपचाप अपना सामान समेटकर जा रही है, अर्थात वर्षा के कारण प्रकृति में जो बदलाव आया है, उससे गर्मी का प्रभाव समाप्त हो गया है तथा अत्यंत सुंदर व सुखद वातावरण आज दिखाई देने लगा है। यह है पद्यांश 3। अब अपन चलते हैं अपनी दूसरी कविता
उषा की लाली, उषा की लाली। तो पद्यांश 4 देखते हैं। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया ए पलक कवि। यानी कि कवि ने यहाँ उषा काल के प्रभाव को हिमालय के शिखरों पर दर्शाया है। कवि ने यहाँ उषा काल के प्रभाव को हिमालय के शिखरों पर दर्शाया है और प्रकृति का मानवीकरण किया है, मतलब प्रकृति को मानव के रूप में उनका रूपांतरण करके उनको समझाया है। उषा है मतलब सुबह, काल यानी समय, यानी सुबह का समय। तो व्याख्या पे चलते हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि प्रातः काल में यानी सुबह के काल में जब चारों ओर उषा की लालिमा फैलनी प्रारंभ हुई, उषा यानी आपको समझ में आना चाहिए उषा की लालिमा क्या होती है? जब सुबह जब सूरज निकलता है ना, जब सूरज सुबह अपने स्थान से ऊपर उठता है, उभरता है, अपने क्षैतिज तल से ऊपर उठता है, तो वो कुछ ऑरेंज सी रोशनी आती है, एक ऑरेंज सी प्रकाश आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उषा की लालिमा फैलनी प्रारंभ होती है। तो उस लालिमा में हिमालय के शिखर स्वर्ण जैसे रंग में रंगे दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो हिमगिरी के शिखर स्वर्ण मंडित हैं। मतलब स्वर्ण से लेपे हुए हैं। और जैसे सूर्य रूपी बालक आगे बढ़ा तो प्रकृति का सौंदर्य बदलता चला गया। प्रकृति के उषा काल के सौंदर्य में अब जो परिवर्तन हुआ उसे कवि अपलक देखता है, यानी बिना पलक झपकाए देखता है ही रह गया। अर्थात सूर्य की किरणों से, देखिए यहाँ समझिए, सूर्य की किरणों से प्रकृति में हुए अनोखे सौंदर्य में कवि खो गया और बिना पलके झपकाए लगातार देखता ही रहा उस परिदृश्य को। अब पद्यांश 5 पे चलते हैं। डर या प्रतिपल अपरूप है जादुई आभा, जाए न बिखर उषा की लाली में भले ही उठे थे शिखर, हिमगिरी के कनक शिखर। मतलब कवि ने उषा की लालिमा का प्रभाव जादू जैसा बताया है। कवि ने उषा की लालिमा का प्रभाव किसकी तरह बताया है? जादू की तरह बताया है और उसे सदैव वैसा ही देखना चाहता है। व्याख्या पे चलते हैं। कवि नागार्जुन का भाव है कि उन्होंने उषा की लालिमा में जो जादुई प्रभाव देखा था वह बदल ना जाए, बिखर ना जाए। प्रकृति के बदलते स्वरूप से कवि प्रत्येक पल डरता है। आपको पता ही है प्रकृति में अनहोने तरीके से बदलाव हो जा रहे हैं, मतलब पेड़ कटते जा रहे हैं, प्रदूषण होता जा रहा है, जिसके कारण ये जो परिदृश्य इन्होंने देखा था, कवि ने इतना सुंदर जादुई परिदृश्य देखा था, वो डरते हैं कि ये परिदृश्य विलुप्त ना हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति के बदलते स्वरूप से कवि प्रत्येक पल डरता है। अर्थात कवि को प्रकृति का जादू जैसा भाव अत्यंत आकर्षित करता है और कवि उसे बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिए डरते हैं। भले ही उषा की लालिमा से हिमालय के शिखर स्वर्ण के समान निखर गए हैं, वह स्वर्ण शिखर ही लग रहे हैं, लेकिन उन पर फैली प्रकृति की यह जादुई छटा कवि का मन मोहित कर लेती है। अतः कवि प्रकृति का स्वरूप बदलने से डर का अनुभव करते हैं कि ना जाने फिर उसे ये दृश्य दिखाई देगा या नहीं। ठीक, ये था हमारा चैप्टर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल